लेक्चर 64 स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, ये एक चीज़ रहती थी, पेज 274 निकालो, चैप्टर नंबर 13 का एक पॉइंट उसमें मैंने छुड़वा दिया था, वो ज़रा कवर कर लेते हैं। अच्छा यार, ये सेक्शन 50 था, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की फॉरेन सोर्स इनकम, और इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो शायद आपको याद आ रहा हो कि कॉन्सेप्ट ये था, जिन हजरात ने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा वो भी ज़रा फोकस करके सुन लें, कुछ फिजिकल वाले ऐसे बैठे हुए हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने आए और उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम हो, तो ऐसी सूरत में उसको पाकिस्तान वाली इनकम माफ नहीं, अगर कोई बाहर के मुल्क में इनकम कमा रहा है वो क्या है, माफ है। एक शर्त उसके लिए ये थी कि फॉरेन इनकम को आपने पाकिस्तान में नहीं मंगवाना। अगर फॉरेन इनकम पाकिस्तान में मंगवा ली फिर इस पे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बात कितने लोगों को याद आ रही है? अभी चंद दिन पहले पढ़ी थी, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट था जो मैंने छुड़वा दिया था, वो आप पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको इस पॉइंट के अलावा वाली मिसाल देता हूं। एक बंदा है बाहर के मुल्क में, उसके कोई जनरल स्टोर था, बोतलें बिस्किट वगैरह बेचता था, तो वो बाहर के मुल्क में जनरल स्टोर अपने एम्प्लॉयज को हैंड ओवर करके पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान आके उसने नौकरी की, लेकिन नौकरी का टेन्योर 3 साल से कम है, और वो जो बाहर की दुकान से उसने इनकम कमाई है वो उसने बाहर ही छोड़े रखी। तो जो बाहर की इनकम बाहर ही छोड़े रखी वो मेरे भाई माफ होगी, क्योंकि पाकिस्तान पैसे इसने नहीं मंगवाए। ठीक है, अब एक अगला सिनेरियो है जो 2A में डिस्कस होने लगे, वो ये है कि जब ये पाकिस्तान आया ना तो इसको पता चला कि यार पाकिस्तान के अंदर मैंगोज, चौंसा, अनवर अटोर और पता नहीं कौन कौन से, तो ये है कहा यार खीर होगी, अनवर साहब मिल रहे हैं, कौन कौन मिल रहे हैं। तो ये इसने कहा यार मैं जो है ना बाहर के मुल्क से आया हूं, मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां यहां से मैंगोज खरीदता हूं मुल्तान से, और वहां मैंगोज फ्रूट शॉप बना लेता हूं। तो अब ये कमाएगा तो याद रखिएगा फॉरेन सोर्स इनकम ही, क्योंकि कमा बाहर के मुल्क रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से कमा रहा है, इस वजह से इसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे से टैक्स देना पड़ेगा। चाहे वो पैसे पाकिस्तान में मंगवाए या ना मंगवाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे स्टिल आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। जरा इंग्लिश पढ़ें। However, under following circumstances, foreign source income of an individual will be chargeable to tax. Any income derived from a business of the person established outside Pakistan due to presence in Pakistan. वो बिजनेस तो पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन किस वजह से इसने किया है, ड्यू टू प्रेजेंस इन पाकिस्तान। तो लिखें छोटा सा आगे मिसाल, पाकिस्तान से मैंगोस खरीद के इसने ऑस्ट्रेलिया में नई फ्रूट शॉप खोल ली। पाकिस्तान से मैंगोस खरीद के इसने ऑस्ट्रेलिया में नई फ्रूट शॉप खोल ली। वो नहीं, जहां मर्जी से आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पैसा कहां से आया हो, बस पाकिस्तान में आने की वजह से वहां दुकान खोली है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना जहां मर्जी से आया हो। अच्छा बोलो अभी तक क्या लिखा है? पाकिस्तान से मैंगोस खरीद के ऑस्ट्रेलिया में दुकान खोल ली, तो आगे लिखें। अब ये फॉरेन इनकम टैक्सेबल है। अब ये फॉरेन इनकम क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन एक वैसे भी आपको बात बता दूं, 2A नेवर टेस्टेड इन पेपर, कभी पेपर में टेस्ट नहीं हुआ। तो असल बात वही है, वो जो 3 पॉइंट हमने पहले पढ़े हुए थे। ये तो एक ऐसे रेयर सर्कमस्टांस है। ड्यू टू प्रेजेंस इन पाकिस्तान मींस कि पाकिस्तान में मौजूद था, तो पता चला मुल्तान के अंदर जो है वो इसके मैंगोज मिलते हैं। पाकिस्तान में मौजूद था ना, 3 साल के लिए नौकरी करने आया हुआ है, तो पाकिस्तान में मौजूद था, तो पता चला पाकिस्तान के अंदर भी कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपॉर्चुनिटीज को उसने अवेल किया, चीजें बाय करके बाहर रिखवा के बिकवानी शुरू कर दी। वो पैसा जहां मर्जी से आया उसके पास। क्या चीज? हाँ जी,
सर वो पाकिस्तान में सिर्फ सैलरी के लिए मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा है? जी जी, पाकिस्तान में आके ही इज रेजिडेंट सोनली बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। वो पाकिस्तान में आके सिर्फ सैलरी कमाएगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा है। वो पाकिस्तान में आके सिर्फ सैलरी कमाएगा। असल में ना कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी चीज को कमा ले बीच में तो उससे कोई इतना बड़ा हरज नहीं होगा। उस पर आपको पाकिस्तान वाली इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सवाल में ना वाजे लिखा होता है वो पाकिस्तान नौकरी करने के लिए आया हुआ है, तो नौकरी करने आए पाकिस्तान को हल्की फुल्की एक दो इनकम को बीच में कमा लेते हैं, उसकी खैर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो नौकरी करने के लिए 4 साल के लिए आया हुआ है तो पहले 3 साल उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। पहले 3 साल मिल जाएगा, बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन आमतौर पर पेपर में जितने सवाल दिए उसने यही लिखा है 2.5 साल के लिए आया है, 3 साल के लिए आया है, 2 साल के लिए आया है। 2-3 सवाल आपको पास पेपर के दिखाए थे। चले आगे वापस आ जाए। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अच्छा भाई ये हमारा पॉइंट एक रहता था सबसेक्शन 4, पेज न, अच्छा एक और भी रहता था, सफे के टॉप पे आए, पहला सफा। बिजनेस इंक्लूड ट्रेड कॉमर्स वगैरह। बिजनेस का मतलब है चीजें खरीदना बेचना। एक पॉइंट इसमें मेरे से स्किप हो गया था, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं है, तो ये एक ऐसे अजीब सी बात है, यहां लिखने की जरूरत नहीं थी उसको। एक बंदा कहता है मैं सुबह नौकरी करता हूं, फिर दोपहर को किसी और जगह नौकरी करता हूं, फिर रात को किसी और जगह नौकरी करता हूं, मेरा कारोबार ही नौकरियां करना है। बोलो यार तुम, ये कारोबार नहीं होता। बट डज नॉट इंक्लूड नौकरियां करना। नौकरियां करना कारोबार नहीं। अगर आप 3-4 नौकरियां कर भी रहे हो, 15 दिन कहीं और नौकरी करते हो, 10 दिन कहीं और नौकरी करते हो, ये ना कहते हो मेरा काम आजकल नौकरियां करना है। आप हो एम्प्लॉय ही, तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो कहां जाती है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। अच्छा जी, सबसेक्शन 4 अगले सफे पे आ जाए। ये भी हमारा रहता था। फिर आज हम डेप्रिसिएशन शुरू करनी है। पेज 127 पे सबसेक्शन 4। अच्छा भाई ये एक कॉन्सेप्ट है, एक होता है वेंचर कैपिटल फंड। क्या होता है वेंचर कैपिटल फंड? ये वेंचर होता है थोड़े अरसे के लिए कारोबार करना। वेंचर कैपिटल फंड एक कंपनी टाइप कोई चीज है। इसके 2 ओनर्स हैं। एक इसका ओनर है बैंक, एक इसके ओनर है इंडिविजुअल्स। यानी 50 लाख रुपए इंडिविजुअल्स ने डाला था और 50 लाख रुपया बैंक ने डाला था, और वेंचर कैपिटल फंड के नाम से कंपनी बनवा ली। बैंक ने लोन नहीं दिया हुआ। तो याद रखना, बैंक हो या इंडिविजुअल्स हो, अब साल के आखिर में इनको डिविडेंड मिलना है, साल के आखिर में इनको प्रॉफिट्स बांटे जाएंगे। अच्छा, अब ये जो वेंचर कैपिटल फंड है, इसने कमाई इनकम्स। इसने क्या कमाई? इनकम्स। इनकम्स इसने 2 कमाई। इसके नॉर्मल ऑपरेशंस हैं ब्रिज बनाना। वेंचर मीन्स है 10-12 साल के लिए कुछ लोगों ने सोचा यार ब्रिज बना के बेच दिया करेंगे। इसने इनकम्स कमाई। एक क्या, इसने ब्रिज बना के सेल किए। दूसरा, इनके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो इन्होंने फिर वो पैसा बैंक में रखवा दिया और बैंक से कौन सी इनकम कमाई? इंटरेस्ट इनकम कमाई। ठीक है जी। आप बताएं जी, साल के आखिर में इन्होंने कौन कौन सी इनकम्स कमा ली हैं? ब्रिज बेच के भी इनकम कमाई है जो इसके नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, और इसने इंटरेस्ट इनकम भी कमाई है। अब ये दोनों इनकम्स वेंचर कैपिटल फंड के पास पड़ी होंगी बांटने के लिए। बांटने के लिए ये बुलाएंगे अपने ओनर्स को। ओनर्स को कहेंगे ये पैसे हम आपको देने लगे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ये डिविडेंड होता है। टेक्निकली स्पीकिंग ये डिविडेंड होता है। ये डिविडेंड दिया जा रहा होगा ओनर्स को, लेकिन लॉ मेकर कह रहा है कि बैंक माना ओनर है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग
बैंक जो इंटरेस्ट इनकम में से अपना हिस्सा लेकर जा रहा है तो इसको बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस कह दो। इसको आपने बैंक की डिविडेंड इनकम नहीं कहना, क्योंकि बैंक का काम ही इंटरेस्ट इनकम कमाना होता है। तो अगर वेंचर कैपिटल फंड अपने इंटरेस्ट में से बैंक को कुछ पैसे दे दे तो बैंक के लिए ये कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक बात याद रखिएगा, बैंक के लिए डिविडेंड इनकम ना वो फाइनल टैक्स रिजीम नहीं है। बैंक के लिए जो डिविडेंड इनकम है वो फाइनल टैक्स रिजीम नहीं है, ये बात आपके सिलेबस में नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए डिविडेंड फाइनल टैक्स है, 15% टैक्स कटता है, लेकिन बैंक्स के लिए ना डिविडेंड अदर सोर्स है। बैंक्स के लिए डिविडेंड अदर सोर्स होती है, लेकिन बैंक्स अदर सोर्स में नहीं डालेंगे इसको। कौन सी इनकम में डालेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में, क्योंकि बैंक का मेन काम ही क्या होता है? इंटरेस्ट कमाना। अब ये नोट कर लें, मेरे ख्याल से कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पास पेपर में तो पिछले 50 साल में कभी नहीं आई, क्योंकि ये जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं इनकी टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है। वेंचर कैपिटल फंड और पता नहीं कौन कौन से फंड, बहरहाल सिलेबस में उसने डाली हुई है बात। ये अगले सफे के टॉप पे पॉइंट 4 है। तो इसे आपने बैंक की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं कहना, इसे आपने बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस कहना है। जी जी, तो अब ये पॉइंट पढ़ते हैं, कोई सवाल है तो क्लास के एंड पे पूछ लो मेरे से। अब आगे पढ़ते हैं मोहतरम, सबसेक्शन 4, वेयर एनी म्यूचुअल स्लैश डाल दें यहां, स्लैश, वेयर एनी म्यूचुअल स्लैश वेंचर कैपिटल, ये नाम होता है इसका। वेयर एनी म्यूचुअल स्लैश वेंचर कैपिटल फंड distribute interest, distribute, where any venture capital fund distribute interest, किसको? to individuals या to any bank? it will be chargeable under that income from बिजनेस। आगे भी शक काट दें, छोड़े, इट विल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो बैंक के लिए ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, अब आपने ना वो डायग्राम भी याद नहीं रखनी। अब आपने अगर बस 1-2 नंबर का थ्योरी का खुदा ना खासा सवाल आ जाए तो उसके लिए बस याद रख लीजिएगा कि जब वेंचर कैपिटल फंड इंटरेस्ट बांटेगा तो बैंक इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस कहेगा। बस इतनी सी बात याद रख लें, जब वेंचर कैपिटल फंड इंटरेस्ट बांटेगा तो बैंक इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस कहेगा। ये आए कल वाले पॉइंट एल में। मुझे बताएं, अगर किसी टी काउंट का टोटल 250 आ जाए, एग्जैक्ट 250, तो उस पर ये सेक्शन लगे? यानी एक पेमेंट है 1 लाख की, एक पेमेंट है 1,50,000 की, दोनों कैश में पे हो गई, टोटल आ गया 250। क्या इस पी काउंट पे ये सेक्शन लगेगा? नहीं, दोनों पेमेंट्स कैश में हो सकती हैं, कोई हर्ज नहीं। क्योंकि कब लगेगा? जब, हाँ, तो लिखें अगर टोटल 250 है अकाउंट का तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा। सेक्शन ना लगने का मतलब क्या है? पेमेंट कैश में हो सकती है, पेमेंट कैश में कर सकते हैं, वो क्रॉस चेक और उन तरीकों से करने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो टोटल की बात हो गई। अच्छा, कोई इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 है, तो उस पर ये सेक्शन लगेगा? 25,000 वाली पेमेंट लिख लें, कैश में हो सकती है, एक्सीडिंग आपने कैश में नहीं करनी। 25,000 वाली पेमेंट कैश में हो सकती है, कोई मसला नहीं, लिख लें 25,000 वाली पेमेंट कैश में हो सकती है। ये बॉर्डर लाइंस आपको बता रहा हूं जो कल नहीं बताई थी।
25,000 वाली पेमेंट कैश में हो सकती है। अगले सफे पे आए, सैलरी बताएं। 25,000 वाली सैलरी कैश में पे हो सकती है? हाँ, 25,000 वाली सैलरी कैश में पे हो सकती है, कोई मसला नहीं। चलें आगे छोड़ें, पेज 131 132 डेबिशन का सेक्शन निकालें। डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है जी? मींस एनी टेंजेबल। इनटेंजेबल्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वगैरह। डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल क्या होता है? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। और इमूवेबल क्या होता है? बिल्डिंग। लैंड को तो नहीं डेप्रिशिएट करेंगे ना, लैंड को क्या करना डेप्रिशिएट, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग वगैरह आ जाएंगी। तो डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या लिखा हुआ है इसने? अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड। दलदल, अनइम्प्रूव्ड लैंड होती है दलदल। तो दलदल अगर है आपके पास तो वो उसको फिर आपने क्या डेप्रिशिएट करना, उसको छोड़े परे, उसमें तो बंदा बैठ के वैसे ही डेप्रिशिएट हो जाए। तो अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट भी डेप्रिशिएट होती है। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट वो भी हम देखते हैं नीचे, ये क्या है? स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन। अच्छा, ये प्लांट एंड मशीनरी वगैरह और सारी चीजें आपको पता है हमने ओन की होती हैं। तो एक मिसाल जहन में ले आए शक एसी की। एसी हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर। एसी इज लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर। या अगर कोई कंप्यूटर हार्डवेयर है तो वो ऑब्सोलीट भी हो जाती हैं चीजें। एंड इज यूज्ड होली और पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। या तो एसी पूरा बिजनेस में यूज हो रहा है या थोड़ी देर के लिए घर में भी चलता है। तो जिस एसेट में ये तीनों बातें पाई जाएं उसे कहते हैं डेप्रीशिएबल एसेट। अच्छा, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी फॉर विच फुल कॉस्ट ऑफ एसेट इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज। अच्छा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये एक फिक्रा मैं लिख रहा हूं, ये जरा आप देखिएगा, आपको समझ आ रहा है? ये जरा पढ़ें। रेयर सर्कमस्टांस में टैक्स वाले कह सकते हैं इफ यू बाय अ स्पेसिफिक प्लांट टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू एक्सपेंस। बात अजीब सी है। कल मैंने कहा था प्लांट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट के नाम से कोई एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, बट आज कुछ और बता रहा हूं। क्या? इन रेयर सर्कमस्टांस, वेरी रेयर, रिमोट चांस, इन रेयर सर्कमस्टांस, दूर दूर तक इसका कोई चांस नहीं है, लेकिन टैक्स वाले अगर चाहें तो आपको कह दें इफ यू बाय अ स्पेसिफिक प्लांट टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू एक्सपेंस। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं ऐसी मशीन मंगवा रहा हूं जिससे मैं कोरोना की वैक्सीन बनाऊंगा, तो हुकूमत वाले आपसे बहुत खुश हो जाए। हुकूमत कहे यार आप तो ऐसा जबरदस्त प्लांट मंगवा रहे हो, ये तो अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं की। तो फिर आप बेनिफिट सुनो, आप जैसे ही प्लांट मंगवाना ना 10 करोड़ का, तो पूरे को एक्सपेंस में डाल देना। इससे फायदा ये होता है कि आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, आपका टैक्स कम हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए आप हजरात ऐसा करें। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, 1 मिनट पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आपको ये नोट करने का टाइम दूंगा। बट ऐसी चीज को आपने डेप्रिशिएट नहीं करना। बट शेल नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी फॉर विच फुल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज। इसको क्यों नहीं डेप्रिशिएट करना फिर? क्योंकि पहले साल ही 100% डेप्रिशिएट हो गया, तो फिर इसको डेप्रिशिएट क्यों करना? तो लिख लें ये लाइन ना, यहां से इन द ईयर ऑफ परचेज, इसकी एग्जांपल है। टैक्स वाले कह दें, भी लिख लें बेशक, टैक्स वाले कह दें कि इफ यू बाय अ स्पेसिफिक प्लांट टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू एक्सपेंस। स्पेसिफिक मींस पता नहीं कोई रेयर प्लांट होगा ऐसा। खुश होकर टैक्स वाले ऐसा कहेंगे या आप पे गुस्सा करके? खुश होकर कहेंगे। फौरन सारा डेप्रिशिएट करो, इससे खर्चे बढ़ेंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा।
अजीब सी लाइन है, ये कलर कौन सा है? तो अजीब सी लाइन को पर्पल कलर कर देते हैं, ये पता नहीं क्या अजीब सी लाइन है। बट शेल नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी इसमें शामिल नहीं है। बट शेल नॉट इंक्लूड का मतलब है डेप्रिशिएट ना करो ना, डेप्रिशिएबल एसेट मींस बट शेल नॉट इंक्लूड, तो ऐसी चीज को आपको डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं फॉर विच पूरी कॉस्ट इज अलाउड एज खर्चा इन द ईयर ऑफ परचेज। मोहतरम करंट एसेट भी नहीं बना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया है। करंट एसेट तो बैलेंस शीट में नजर आएगा, ये तो एक्सपेंसेस में जाएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट पी एंड एल में सेल में से माइनस होगा, सेल माइनस प्लांट एक्सपेंस, खरीदते ही फौरन। ओके यार, ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स क्या होती हैं ये बताएं। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स इन रिलेशन टू इंक्लूड्स बिल्डिंग, रोड, ड्राइववे को स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कहते हैं, कार पार्किंग को, रेलवे लाइन को, ब्रिज को, टनल को, एयरपोर्ट रनवे को, जंगले को, कैनाल, फेंस, वाटर और सीवरेज पाइप्स को, ड्रेनेज को, लैंडस्केपिंग को और डैम को। इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? पेन देना। इन सारी चीजों को क्या कहते हैं बोले? स्ट्रक्चर नहीं, उसको पता है उसको, अगले जेब में। इन सारी चीजों को बोले क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। अब आप हजरात ने इनको कैसे याद करना है? आपने इन चीजों को कैसे याद करना है? कैनाल, फेंस, वाटर और सीवरेज पाइप्स एंड ड्रेनेज, लैंडस्केपिंग और डैम। तो इसको ऐसी मिसाल लेके याद कर लीजिएगा। एक बंदा जा रहा था, बिल्डिंग से छलांग मारी, रोड पे गिरा, ड्राइववे से होते हुए कार पार्किंग सामने आ गई, तो रेलवे लाइन जब आई तो वो ब्रिज पे चढ़ गया, और टनल में से होता हुआ जब एयरपोर्ट की रनवे पे गया तो जंगले में फंस के सीवरेज पाइप से नीचे निकल के ड्रेन हो गया, और फिर लैंडस्केप से खूबसूरत में आया, फिर डैम में बैठा हुआ है। तो ये है स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। अच्छा, इन पे ना बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट लगाना है, लिख लें। अगर ये पेपर में आ जाए ना चीजें, तो इन पे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट लगाना है। लैंडस्केप्स हैं, रोड्स हैं, ड्राइववेज हैं, पार्किंग्स हैं, अगर ये आपने खर्चा इस पे किया है तो इस पे लिख लें बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट लगाना है। डेप्रिसिएशन रेट अगले सफे पे हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, ये क्या होती है मुशारका फाइनेंसिंग? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये बट शेल नॉट इंक्लूड से नहीं कर रहा। बट को हर जगह फिट नहीं करना आपने। ये एंड के बाद अगली लाइन शुरू हो रही है। अब स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऊपर जो लिखा हुआ था ना, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट भी डेप्रिशिएट करनी है, तो ये उससे लिंक हो रहा है। ठीक है, एक एंटर मार लो। कैसे मारोगे बुक में जी? इन प्रॉपर्टी कैटेगरी अदर देन इन अनइम्प्रूव्ड लैंड, तो सर लैंड तो वैसे भी डेप्रिशिएट नहीं होती। हाँ, उसने एहतियात के दर्जे में बता दिया बस। तो लैंड दोनों होगा, लैंड किसी भी किस्म की डेप्रिशिएट नहीं होती। सही बात है आपकी, क्योंकि अगले सफे पे ना उसने लैंड के डेप्रिसिएशन रेट भी नहीं दिए हुए। यहाँ से भी है, कई दफा लॉ में बात मुकम्मल उसने नहीं लिखी होती है, इधर उधर से मिला के जरा चीज को देखना पड़ता है। अच्छा जी, आखिरी पैरा, ये क्या होती है? मुशारका फाइनेंसिंग। मुशारका लफ्ज किससे निकला है? शिरकत से। शिरकत क्या होता है? जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर। अच्छा, जॉइंट ओनर कौन है? दो लोग हैं, इस्लामिक बैंक और होंडा कार्स। अगर आपने नोट करना है, इस्लामिक बैंक और होंडा कार्स। इस्लामिक बैंक और होंडा कार्स ने मिलके एक प्लांट खरीद लिया। 50 लाख इस्लामिक बैंक ने डाला, 50 लाख होंडा कार्स ने डाला, और एक प्लांट खरीद लिया। इस प्लांट की जरूरत किसको होगी? इस्लामिक बैंक को क्या जरूरत होगी? उसने क्या करना है, वो तो बैंक है। इस प्लांट की जरूरत किसको होगी? होंडा कार्स को। अच्छा, ये कई दफा डिमिनिशिंग मुशारका भी होता है। डिमिनिशिंग मुशारका क्या होता है? डिमिनिश का क्या मतलब होता है? शिरकत कम होती जाए, कम होती जाए। उसमें होता यह है कि जो 50 लाख बैंक का होता है, वो होंडा आहिस्ता 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 कम करता रहता है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता 100% ओनरशिप होंडा के हाथ में ही आ जाए। क्लियर? तो इस अरेंजमेंट में मुझे बताएं, जितना अरसा शिरकत रहेगी डेप्रिशिएट कौन करेगा?
आहिस्ता आहिस्ता तो होंडा पूरा कब्जा ले लेगा पैसे देके, लेकिन उतना सा डेप्रिशिएट कौन करेगा? तो लॉ मेकर कहते हैं छोड़ो यार, डेप्रिशिएट होंडा करेगा, क्योंकि एसेट मशीन होंडा के लिए है। ये कल वाली लीज वाली ट्रांजैक्शन नहीं है, दोनों ने मिल के ये एसेट, आज ये लीज वाली ट्रांजैक्शन नहीं है कल वाली, दोनों ने मिल के ये एसेट बाय किया है। वो मिल के नहीं बाय किया था कल तो लेसर ने खरीदा था और लेसी को किराए पे दे दिया था, ये वो बात नहीं है, ये जॉइंट ओनरशिप है। तो जॉइंट ओनरशिप के केस में बता दें कौन एसेट को डेप्रिशिएट करेगा? बैंक नहीं करेगा, तो कस्टमर यानी दूसरा बंदा एसेट को डेप्रिशिएट करता रहेगा। पढ़ें, ये थ्योरी की हद तक के कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकली कोई नहीं आने वाला। इन केस ऑफ पहले मैं समझ लें फिर नोट कीजिएगा। इन केस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज जॉइंटली ओन्ड बाय अ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन है हमारी मिसाल में? होंडा एंड एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगली बात ब्रैकेट में ले लें, लाइसेंस्ड बाय एसबीपी और एससीसीपी, छोड़ें इसको। अच्छा, इन केस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय होंडा एंड इस्लामिक बैंक ड्यू टू एन अरेंजमेंट ऑफ शिरकत, द एसेट इज कंसिडर्ड एज होली ओन्ड बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन है यहां? होंडा। तो एज्यूम किया जाएगा टैक्स पेयर यानी होंडा इसको होली ओन कर रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? Only Honda will depreciate. लेकिन जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनके भविष्य तो काम से नहीं, वो उसमें उनका वो जितना अरसा तक प्लांट उसके नाम रहते हैं वो थोड़ा बहुत अपने प्रॉफिट्स उसको देता रहता है बस, इस्लामिक बैंक को। हाँ, जब तक वो उसके ओनरशिप रहती है बैंक की तो होंडा प्रॉफिट्स वगैरह का कुछ हिस्सा उसको देता रहता है। चलें जी, सबसेक्शन 1, डेप्रिसिएशन डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन डेप्रिसिएबल एसेट्स यूज्ड बाय अ पर्सन। तो अगर आप डेप्रिसिएबल एसेट बिजनेस में यूज करने लग गए हैं तो आपको डेप्रिसिएशन की इजाजत है। जैसे बिल्डिंग है, एसी है, फर्नीचर है, उसको डेप्रिशिएट करें आप। डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए हुए हैं, ये आपने याद नहीं करने। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑन द ओपनिंग कॉस्ट। ना, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? WDV। फॉलोइंग अदर रेट्स। बिल्डिंग के लिए क्या रेट है? ऑल टाइप्स का क्या मतलब है? बिल्डिंग को दफ्तर की होगी, फैक्ट्री की होगी, जो मर्जी हो, सारी बिल्डिंग्स पे रेट क्या है? फर्नीचर का, प्लांट एंड मशीनरी जनरल यानी सारे 15, व्हीकल का, शिप्स का, कुछ लाइब्रेरीज वाले टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स बाय करते हैं उनका 15%, कंप्यूटर्स का 30%, अलाइड आइटम्स इंक्लूडिंग प्रिंटर, मॉनिटर, चूहा, माउस एंड IT रिलेटेड प्लांट, और वो प्लांट जिससे कंप्यूटर बनता है, उनका रेट। वैसे आमतौर पे तो प्लांट के लिए क्या रेट है? 15%। ये जहाज हैं, एयरक्राफ्ट्स एंड एरो इंजन, चलते हैं, उड़ते हैं, ये उड़ने वाले हैं, इनके लिए क्या रेट है? 30%। ओके, ये 30% का क्या मतलब होता है? तकरीबन 3 साल में खत्म हो जाएंगे। नहीं, 30% WDV पे है, तो 100 का 30%, फिर 70 आएगा, फिर 70 का 30% लेंगे, तो काफी साल लग जाएंगे इनको खत्म होने में। अच्छा जी, ये मुझे 4 एसेट्स के नाम बताएं। 4 एसेट्स ज़बानी याद करें मेरे साथ। व्हीकल, फर्नीचर, सेकेंड हैंड प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान और बिल्डिंग। बोले, गाड़ियां, फर्नीचर, सेकेंड हैंड प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान क्या मतलब? यानी यूज्ड वाला, डब्बा पैक नहीं, यूज वाला। सेकेंड हैंड प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान और बिल्डिंग। इन 4 के ऊपर मैंने क्या लिखा है? और बाकी अगर कोई एसेट्स होंगे तो वो। नाउ योर क्वेश्चन इज एलिजिबल फॉर व्हाट? नाउ योर क्वेश्चन इज एलिजिबल फॉर
व्हाट, ये डेप्रिशिएट तो इनको करना है, लेकिन मुझे अदर्स की कोई मिसाल दे दें। ये चार आपने बस याद करने हैं पेपर में, बाकी कोई भी फिक्स्ड एसेट आ गया आपने इधर डाल देना है अदर्स में। अदर्स की कोई मिसाल दे दें। नहीं, इक्विपमेंट्स प्लांट के अंदर ही आता है। न्यू प्लांट, अदर्स की क्या मिसाल हो सकती है? न्यू प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से अगर आप नया प्लांट खरीद लें तो वो इधर गिरेगा कैटेगरी में? यस, इधर फॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेकंड हैंड नहीं है। तो बस चार नाम याद करें, व्हीकल, फर्नीचर, सेकंड हैंड प्लांट और बिल्डिंग। तो फिर इधर कौन सा आ जाएगा? न्यू प्लांट। इधर आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इन कैटेगरीज को हमने अलग अलग क्यों किया है? इन कैटेगरीज को हमने अलग अलग क्यों किया है? लॉ मेकर जो है ना मोहतरम, वो खुश होता है अगर आप नया प्लांट बाय करें। अगर आप नया प्लांट बाय करें तो वो आपसे खुश होता है नया प्लांट बाय करने पे। क्लियर? नया प्लांट बाय करने पे आपको खुश होता है और कहता है पहले साल, सेकेंड ईयर की बात नहीं कर रहा, थर्ड ईयर की बात नहीं कर रहा, सो ऑन, फोर्थ फिफ्थ ईयर की बात नहीं कर रहा, पहले साल की बात कर रहा हूं। अगर आप नया प्लांट खरीदें तो लॉ मेकर कहता है पहले साल 2 दफा डेप्रीशिएट कर लो। एक डेप्रीसिएशन का नाम इनिशियल अलाउंस और एक डेप्रीसिएशन का नाम डेप्रीसिएशन। ठीक है? और अगर आपने इन चारों में से कोई एसेट खरीदा है तो पहले साल सिर्फ आप डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हो, इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन के रेट मैंने आपको दिखा दिए, इनिशियल अलाउंस के भी बताता हूं। लेकिन जब एसेट का पहला साल खत्म हो जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा साल है, अब आपने सिर्फ एक ही दफा डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीसिएशन एक ही दफा आपने क्या रिकॉर्ड करनी है? डेप्रीसिएशन। अब आपको इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करने की इजाजत नहीं है। तो अब आपको समझ आया कि नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस, दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। आप बता दें जी, अगर मैं गाड़ी खरीदूंगा तो पहले साल क्या करूंगा? डेप्रीशिएट। दूसरे, तीसरे, चौथे साल भी डेप्रीशिएट। लेकिन अगर मैं नया प्लांट खरीदूंगा तो पहले साल 2 दफा डेप्रीशिएट करूंगा और फिर अगले सालों में 1 दफा। नोट कर लो, डेप्रीशिएबल एसेट्स। कल मैं सिलेबस बता देता हूं टर्म टेस्ट का, जो मंडे को होगा। These 4 are not eligible, they do not qualify for initial allowance. अच्छा जी, किसके रेट आप पढ़ लिए हैं? डेप्रिसिएशन के। इनिशियल अलाउंस का आप रेट देख के आते हैं।
नोट कर चुके हैं लोग, अब बस मैं खत्म करने लगा, इसको गायब करने लगा इधर से। जी आए इनिशियल अलाउंस के सेक्शन में, बताएं इनिशियल अलाउंस का सेक्शन पेज 35, बताएं जी क्या रेट है इनिशियल अलाउंस का? 25% फॉर बोले प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी को असल में इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करना होता है, तो 25% रेट है। ये भी याद नहीं करना, पेपर में गिवन होगा। याद तो नहीं हो गया गलती से? हो गया याद? निकाल दें जहन से। तो इनिशियल अलाउंस का रेट 25% है। वैसे कुछ बच्चों ने ना इसके भी रेट्स याद कर लिए हैं। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15। चलें ठीक है, मर्जी आपकी, अगर आपने याद करने हैं। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30 और बाकी सब के लिए 15। जहाज को तो छोड़े ना, से हमें क्या करना? नहीं मैं वैसे ही बता रहा हूं, नहीं याद नहीं करने, पेपर में गिवन होंगे। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अच्छा अब सवाल करना शुरू करते हैं। सवाल करते हैं पहला। वी बॉट, इधर करके कर लो। We bought a plant, new plant. We bought a new plant costing rupees 30,000 on 15 मार्च 2021। किसने बाय किया जी? लिख लें, बाकी लोग भी लिख लें। We bought new plant on 15 मार्च 2021। हमने नया प्लांट बाय किया 15 मार्च 2021 को। कैलकुलेट इनिशियल अलाउंस एंड डेप्रीसिएशन फॉर टैक्स ईयर 2021-22 एंड 2023। चलें जी सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलें जी बताएं, सेकेंड हैंड प्लांट है नया प्लांट है? नया प्लांट है। इट इज एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। तो पहले साल कितने दफा डेप्रिशिएट करें? एक डेप्रिसिएशन का नाम, इसका रेट हम वो तो देख आए हैं, वो 25%। तो इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले। कॉस्ट बताएं, कैलकुलेटर्स निकालें जरा। कॉस्ट 30,000 लेस इनिशियल अलाउंस। किस दिन खड़े होकर निकालें? 30/21 को ना, साल जब खत्म हो 30/21 को। ये टैक्स ईयर कौन सा है? 2021। तो 30,000 इंटू 25%। 25% जरा बताएं किस पेज पे है किताब के? ना भाई आगे जा। 135 पेज के ऊपर जो है 25% रेट अभी हम देख के आए हैं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए इनिशियल अलाउंस का क्या रेट है? 25%। अच्छा इसमें ना ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मंथ बेस पे पोर्शन करें। मंथ बेस पे पोर्शन होता था ना इंट्रो की क्लास में, तो वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखें ना मार्च है तो जहन में आ सकता है अप्रैल मई जून 3 महीने या 3.5 महीने यूज हुआ है, इस तरह को जहन में आपके आ सकता है। लेकिन इसको मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना, थोड़ा सा इलॉजिकल बात है लेकिन आसान है। क्लियर? तो इनिशियल अलाउंस निकाल लें 25%। 75 जी। एक मिनट निकालो।
हाँ जी, क्या लिखा हुआ था भाई? सर की रेंटल वो लीज वाली बात की रेंटल इनकम में से डेप्रिसिएशन इसमें भी वैसे ही कि इसी इनकम में से वैसे नहीं, ये तो नॉर्मल, ये बिजनेस कोई नॉर्मल है, ये लीज वाला बिजनेस नहीं है। वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये तो नॉर्मल कोई बिजनेसमैन है, जैसे कॉलेज है, कॉलेज ने प्लांट ले लिया है, तो जनरेटर को ले लिया, उसको डेप्रिशिएट। ओके, चलें जी आगे। लेस डेप्रिसिएशन, 2 दफा डेप्रिशिएट करना है। 321 पे ही खड़े होकर दोबारा टैक्स ईयर 2021। चलें जी, रेट बता दें डेप्रिसिएशन के। ये देखो ना यार, ये देखो, इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड कर लिए मैंने। अब क्या रिकॉर्ड करनी है पहले साल? डेप्रिसिएशन। कितने %? 15%। कराएं जी। 225 इंटू, अच्छा सब्र कर दें जरा, अगर आप 100 रुपए का एसेट खरीदते थे, 10% डेप्रिसिएशन रेट होता था और 9 मंथ्स यूज करते थे, तो ऐसे करते थे 9/12 इंट्रो की क्लास में। अच्छा, डेप्रिसिएशन में आपने अपोर्शन करना है। डेप्रिसिएशन में आपने अपोर्शन करना है 15 मार्च का आधा महीना, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा। कितने महीने हो गए? 3 जमा आधा, 3.5 महीने। तो 15% तो साल का रेट है। तो इंटू, अभी नोट नहीं करना, इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ये एक फैक्टर सा जहन में आ गया, इंट्रो की क्लास में इस तरह करते थे। लेकिन हमारा लॉ कहता है नहीं यार, इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग के टीचर इतने बारीक बीनी से देखते थे चीजों को, इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है कि 3.5 महीने इस्तेमाल हुआ और कहते हैं छोड़ो यार 6 महीने इस्तेमाल हुए। हमने कहा है 6 महीने? पागल हो तुम? यकम जनवरी को तो नहीं खरीदा? यकम जनवरी 6 महीने बनते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा साल यकम जुलाई को शुरू होता है। कहते हैं नहीं बात चुप, 6 महीने खरीदा है। हमने कहा यार ये क्या बात हुई? क्या कहता है यार छोड़ो यार, बस 50% लगा दिया करो, बस बात खत्म। कहते 6/12 भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, छोड़ो बस, मैं हुक्म दे रहा हूं 50% लगा दिया करो, बात खत्म हो गई। डेप्रिसिएशन को मंथ बेस पे कहते हैं पोर्शन करना है और 6/12 करना है। कहते 6/12 तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो इसको 50% समझ लो, यानी डेप्रिसिएशन आधी रिकॉर्ड करनी है, पूरे साल की रिकॉर्ड नहीं करनी। ये जरा पढ़े कहां लिखी हुई है बात, ये मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी, ये अजीब सी बात है ना। तो डब्बे के नीचे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे के नीचे आए, आज सारी डब्बे के नीचे आ जाए, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। डब्बे के नीचे आए, इसमें ना मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िएगा, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। If a depreciable asset is used in person business for the first time in a tax year, देखो, if a depreciable asset is used in a person's business for first time, second या third time नहीं, for first time in a tax year, ये बात इस पे कल करेंगे, ये जो मैंने ब्रैकेट में ले लिया है। डेप्रिसिएशन शैल बी रिड्यूस्ड बाय 50%। तो ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं की। डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस नहीं, डेप्रिसिएशन पे ये फैक्टर लगाना है। कितने % वाला? इससे होता क्या है, डेप्रिसिएशन आधी रिकॉर्ड हो जाती है या पूरे साल की रिकॉर्ड होती है? एक्चुअली अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग होगा क्या, 15% नहीं 7.5% डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। हाँ, अब होगा क्या, 15% डेप्रिशिएट होगा या 7.5%? तो खरीदने के साल में बोले मंथ बेस पे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है या आधा रिकॉर्ड करना है? आधा, बस ये बात याद रख लें। तो इसको मैं किसी और मार्कर से आपके सामने शो कर देता हूं ताकि ये फैक्टर आपको भूले ना। ये फैक्टर ना आप याद कर लीजिएगा, ये पेपर में गिवन नहीं होगा। ये रेट्स तो गिवन होंगे इनिशियल अलाउंस, और ये खरीदने के साल में आधा डेप्रिशिएट करना है। चलें जी, चलाएं आगे, बस बात खत्म। 7.5
7.5 तो 1688 हो जाएगा फिर। जी बोलें WDV 3021 की रात को, 3021 की रात को WDV 20812 पहले साल में कितनी दफा डेप्रिशिएट किया है? 2 दफा, एक इनिशियल अलाउंस के नाम से और दूसरा डेप्रिसिएशन के नाम से। अब मैं डिफरेंट कलर का मार्कर इसलिए पकड़ रहा हूं कि मेरा अगला साल शुरू हो गया, ताकि आपको साल अलग अलग नजर आए। लेकिन अगले सालों में क्या करना है? सिर्फ एक ही दफा डेप्रिशिएट करना है, उसका नाम डेप्रिसिएशन होगा बस। एसेट भाई, एसेट जिस जो मर्जी डेट ऑफ परचेज आ जाए, 15 मार्च आ जाए, 1 जनवरी आ जाए, 1 जुलाई आ जाए, 12 महीने यूज हो, ये 50% आपने इस तरह लगाना है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन बताएं। 20812 इंटू 15%, 3122 जी। WDV बताएं। 30 जून की इलेक्शन किस साल की थी? 30 जून 22 के साल की, यानी टैक्स ईयर 2022 की थी। अब WDV बताएं 30 जून 22 की। 17690। ये ब्लू मार्कर से मैंने किस साल की डेप्रिसिएशन निकाली है? 2022 की। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कितने साल की निकालनी है? 2023 की भी निकालनी है। तो अगला साल मैं डिफरेंट मार्कर से शुरू करता हूं। लेस डेप्रिसिएशन 17690 इंटू 15%। ये कौन सा साल है? 30 जून 23 वाला, यानी टैक्स ईयर 2023 जी। 2654 जी। बताएं जी। WDV 15036। अगले साल भी इसी तरह 15% डेप्रिशिएट होता रहेगा, लेकिन बस 2-3 साल समझाने के लिए होते हैं, काफी हैं। पता नहीं कितने सालों में फुली डेप्रिशिएट होगा। WDV मेथड में ये बड़ा मसला होता है, फुली डेप्रिशिएट होते होते कई साल लग जाते हैं। चलो इधर आ जाओ, चलो नोट करने दो, सब्र करो। चलें जी आगे पढ़ें। सबसेक्शन 5 जी। ये ना एक लाइन आ रही है, इसको जरा आप इग्नोर कर दीजिएगा।
ये लाइन जरा इग्नोर कर दीजिएगा। अब पढ़ें, द WDV shall be in the year of purchase the cost minus initial allowance. WDV shall be in the year of purchase shall be cost minus initial allowance. WDV shall be in the year of purchase the cost minus initial allowance. Clear? तो पहली दफा कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस माइनस कर देंगे, ये WDV आ जाएगी, और इस WDV पे आप इस साल का रेट लगाएंगे। ये जो WDV है इस पे इस साल का रेट लगाएंगे। आगे चलें, WDV shall be in next years WDV shall be next years the cost less accumulated depreciation. टोटल डेप्रिसिएशन को हम कहते थे accumulated depreciation. In next years WDV क्या होती है? The WDV in next years shall be the cost less accumulated depreciation including initial allowance. अगले सालों में कोई एक साल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे खड़े हो जाएं, तो WDV shall be the cost less total depreciation including initial allowance. दोबारा याद करें, WDV shall be cost less total depreciation including initial allowance. ये किस लिए? In next years. अब वो जो ऊपर लाइन काटी थी उसको द WDV एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, असल में हर साल के शुरू में WDV निकाली जाती है ना, इसलिए उसने लिखा हुआ है WDV एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। हर साल के शुरू में आप WDV निकालते हैं ताकि अगले साल का डेफिसिट निकले। ठीक है जी, इतना काफी है। अब एक थ्योरी का सवाल, न्यूमेरिकल एक और कर लेते हैं। Question 2, page 135. पढ़ लें सवाल। एसेट का नाम बताएं। बिल्डिंग। और डेट ऑफ परचेज बताएं। डेट ऑफ सेल। अच्छा चलें, ईयर ऑफ परचेज बताएं। 30/21। ईयर ऑफ सेल 30/23। तो 21 में खरीद के 23 में बेच दिया। तो बताएं 21 में मैंने परचेज किया, 22 में भी यूज किया होगा, 23 में मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहे हैं जी कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन फॉर 21, ठीक है, फॉर 22, ठीक है, फॉर 23, ठीक है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट गेन लॉस। ये गेन लॉस कब निकालेंगे? गुड, इन 2023। गेन लॉस किस साल आएगा बोलें? 2023 कौन सा साल होगा? बेचने का साल। 2023 कौन सा साल होगा? बेचने का साल। तो दो काम करने हैं सवाल में। नंबर 1 डेप्रिशिएट करने पूरा 21, 22 और 23, और बेचने के साल में क्या निकालने हैं? गेन लॉस। चलें शुरू करें। डेट ऑफ परचेज 15 में 21। बिल्डिंग क्या करना है जी? बिल्डिंग का, बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉट एलिजिबल, तो पहले साल भी अगले सालों में भी नॉर्मल। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल लॉस। वैसे भी इनिशियल लॉस में रेट भी नहीं दिया हुआ था बिल्डिंग का।
चले, ये सॉल्यूशन नीचे दिया है, ये ना देखें, शुरू करें जी। 15 में 21 आंसर नंबर 2, पेज पता नहीं कौन सा है किताब का। अच्छा जी, कॉस्ट बताएं 15 में 21 को। 4,25,000 जी। क्या करना है इसको, किस साल, 30/21, टैक्स ईयर 2021। बोलें 4,25,000 इंटू 10%, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। 10% अप्रिशिएट करना है और कुछ क्या, 50% का फैक्टर लगाना है। 50% का फैक्टर लगाना है, ये सिर्फ खरीदने के साल लगा करेगा 50% का फैक्टर। जी बोलें 21,250 बोलें WDV 40,3750। आगे चलें। अगला साल इनिशियल अलाउंस तो नहीं निकालना था, नहीं। अगला साल कौन सा, 30/22, टैक्स ईयर 2022 जी। 40,750 इंटू %, 40,375। क्या आया जवाब, WDV 30/22 को बोले 36,375। अब क्या करें, कौन सा साल आ गया, 30/23 का साल। 3 माना 30/23 तक एसेट हमारे पास नहीं है, लेकिन साल तो 30/23 वाला है ना। 36,375 इंटू 10%। यार हमें भी दे दो कोई अच्छा रेड मार्कर, हद होगी यार। अच्छा इधर ऊपर आए, ऊपर आए ना, सबने ऊपर जाना है, ऊपर आए। एक काफी, ये एक लाइन है, इसको ना मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना करें आप। ना मुकम्मल बात आज सुन लें, मुकम्मल बात इंशाल्लाह कल करेंगे। सबसेक्शन 8 के नीचे लाइन है, सबसेक्शन 8 के नीचे 50% ऑफ द रेट शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इसका क्या मतलब है, 50% रेट डेप्रिसिएशन का लगाना है इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, यानी वही काम जो खरीदने के साल में 6/12 वाला फैक्टर लगाया है, वही काम बेचने वाले साल में भी करना है। तो इस सवाल में क्यों नहीं किया था, इस सवाल में तो बेचा ही नहीं था, इस सवाल में तो बेचा ही नहीं था। तो बेचने के इस सवाल में क्या किया था, 15 15 15, 50 का फैक्टर सिर्फ खरीदने वाले साल में लगाया था। इधर खरीदने वाले साल में भी लगाने हैं, क्योंकि अब एसेट बिक गया तो बिकने वाले साल में भी लगाना है, तो इंटू 50%। चलें जी बता दें जवाब। हाँ जी 18,169 बोलें जी। WDV से काम नहीं चलेगा, वेरेट मार्कर से। WDV 34206 345,206।
सवाल की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? डेप्रिसिएशन बताओ। 21250, 40375, 18। यार ये क्या है? 21,000 डेप्रिसिएशन, फिर 40, फिर 18, इधर इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन है 40, इधर कम और कम है। 50% फैक्टर लगाया है ना खरीदने वाले साल भी, और उस सवाल में क्यों नहीं 50% का फैक्टर लगाया था? क्योंकि बेचा ही नहीं था। अगले सवाल की रिक्वायरमेंट क्या पढ़े? किताब घरों में मौजूद है आपके पास। बेचने पे गेन और लॉस। अच्छा, इस डेप्रिसिएशन को भी ना टैक्स डेप्रिसिएशन कहते हैं। बोले टैक्स, बोले बोले ट्राई करें। टैक्स, इसे चले वापस आ जाए। टैक्स डेप्रिसिएशन, इसे क्या कहते हैं? टैक्स डेप्रिसिएशन। इसी तरह टैक्स वालों के मुताबिक एसेट बेचने पे क्या आ सकता है? गेन लॉस। याद आ रहे? कैश कितने का बेचा है? 2 लाख का बेचा है। इधर क्या आती है? बीवी। इधर क्या आती है? WDV कर ले यार, तो हाथ दोगी। इधर WDV आती है। 3, 4, 5 और इधर गेन लॉस आ जाता है। याद आ रहा है? लेकिन डिस्पोजल का अकाउंट नहीं बनाना हमने, क्योंकि बिकॉज इंट्रो का पेपर नहीं है, तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे। कंसिडरेशन कितने का बेचा? 2 लाख का 2023 में, लेस WDV। WDV या कॉस्ट? WDV। 3, 4, 5, 2। अच्छा ज़बानी बता दो, अगर 3, 4, 5 वाली चीज 200 में बिक जाए तो नुकसान या नुकसान? नुकसान। हमें नुकसान हो गया, तो लॉस। बताएं कितना? 145। देखने में आसान फिगर है, पेपर में प्रेशर होता है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया करें। पता नहीं 145 की जगह 245 लिखा है। 2 लाख माइनस 345, तो 145,206। ये बेचने के साल में क्या आ गया? नुकसान। इस नुकसान का नाम क्या है? टैक्स वालों के मुताबिक लॉस। इनके मुताबिक लॉस? टैक्स रूल्स के मुताबिक लॉस आ गया। ठीक है, ओके।